अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में मौलवियों के ऊपर बड़ा सख्त वक्त आया हुआ है और हराम की मौत मर रहे हैं मौलवी सारे। और लगातार हफ्ते में 1, 2, 3 इस तरह मौलवी जन्नत की तरफ जा रहे हैं। 72 हूरों के इंतज़ार में ये लोग भी थे और हूरें भी थीं। अजीज़ दोस्तों, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के सारे मौलवियों को फैसला करना चाहिए कि हराम मौत मरने के बजाय अगर शहीद हो जाएं तो कैसा रहेगा। इनको गज़ा चला जाना चाहिए, कम से कम जन्नत में तो जाएंगे। अब जैसे ये मौलवी तारिक जमील का बेटा मरा है, मैंने उस पर ट्वीट की है, लोग बड़ा गालियाँ दे रहे हैं कि किसी के मरने पे ऐसे तुम खुशियाँ मना रहे हो। मैं खुशियाँ कहाँ मना रहा हूँ? और दूसरी बात, खुशियाँ तो तुम लोग मनाते हो। जब हमास इजरायलियों को मार रही थी तब तुम लोग खुशियाँ मना रहे थे। मैं कब खुशी मना रहा हूँ? मैं तो हकीकत बता रहा हूँ कि एक आदमी हराम मौत मरा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हराम मौत मरा है, ये इस्लाम कहता है कि खुदकुशी हराम है। जो खुदकुशी से मरता है वो हराम मौत मरता है, उसकी माफ़ी नहीं है। माफ़ी आपको इस ज़िंदगी में होने वाले गुनाहों के बारे में आप माफ़ी मांग सकते हैं। वो तो मर गया, अपनी खुदकुशी हराम मौत है जो, उस पर कैसे माफ़ी मांगे। दूसरा ये है कि किसका बेटा था? तारिक जमील का। पाकिस्तान के हिपोक्रेट, सबसे ज़्यादा हिपोक्रेट मौलवी है वो तारिक जमील है। साला 25 करोड़ के बंगले से निकलता है, 5 करोड़ की गाड़ी में बैठता है पब्लिक को मामू बनाने के लिए। पब्लिक में जाके कहता है कि सादगी से ज़िंदगी बसर करो, सादा ज़िंदगी गुजारो। अगर गुर्बत है, तकलीफ़ है तो अल्लाह से डरो, अल्लाह आजमाइश दे रहे। उठ के जाता है वापस 5 करोड़ की गाड़ी में बैठ के अपने 25 करोड़ के बंगले में जाके लेट जाता है। 2 मुरीद पाँव दबा रहे होते हैं। ज़िंदगी में साले ने उठ के पानी नहीं पिया। औकात इसकी ये है कि गरीब ख़ानदान का आदमी था ये। आज कई अरब के मतलब ब्रांड का मालिक है। मौलवी तारिक जमील ब्रांड बन गया इसके कपड़ों का। इसने इस्लाम की या किसी की क्या खिदमत की है? पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आज जब बेड़ा गर्क है वो इसकी वजह से। जाके इनको इस्लाम की ही सारी तालीम देता है। अबे क्रिकेटर को क्रिकेट की एजुकेशन दो, क्रिकेट की ट्रेनिंग दो, क्रिकेट के बारे में बताओ। इंजमाम भाई साहब आएंगे, वो मुरीद है इसका तारिक जमील का। इंजमाम आएगा, इंजमाम भी अल्लाह का नाम लो, अल्लाह का ये करो, तो फिर क्रिकेट काय को खेलते हो भाई? तो इस हिपोक्रेट का बेटा है जिसने जन्नत के बारे में ऐसी ऐसी बातें की हैं कि आप इसको 3rd ग्रेड पोर्नोग्राफी में डाल सकते हैं। और फिर इसका बेटा खुदकुशी करता है। मैं इंतहाई बोझल दिल से, इंतहाई मुश्किल से ये वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि आज शाम को मेरे छोटे भाई आसिम जमील की डेथ हो गई, जो कि एक बहुत बड़ा हमारी फैमिली के लिए सानिया है। लेकिन इस तकलीफ़ की हालत में भी मुझे मीडिया पे इसलिए हाज़िर होना पड़ा कि बहुत सी नेगेटिव ख़बरें, मुख्तलिफ़ ख़बरें, गलत ख़बरें मीडिया पर चलाई जा रही हैं। मैं उनकी वजाहत के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि मेरे भाई आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज़ थे और पिछले 6 माह से उनको जो उनकी बीमारी की शिद्दत की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे ताकि उनकी डिप्रेशन को, उनकी बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी उनको इफ़ाक़ा ना हुआ और आज के रोज़ वो इत्तेफ़ाक़न घर में अकेले थे और उन्होंने अपनी तकलीफ़ और अज़ियत की वजह से बाहर सिक्योरिटी पे तैनात जो गार्ड था उससे बंदूक ली और उससे अपने आप को उन्होंने शूट कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा आरपीओ मुल्तान पुलिस का हेड होता है, उसने कहा है कि तारिक जमील का बेटा नफ्सियाती बीमार था,
साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था, साइकोलॉजी की दवाइयाँ लेता था, और जिम में जिम के गार्ड से पिस्तौल छीन के अपने सीने पे मार दी। इसकी सीसीटीवी भी मौजूद है, ये कह रहा है पुलिस वाला। अब आप मुझे ये बताएं कि इस पे जियो क्या खबर दे रहा है। रिलीजियस स्कॉलर मौलाना तारिक जमील सन पासेज अवे, इस पे ये हिपोक्रेट मौलाना तारिक जमील क्या कह रहा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मरने वाले के लिए दुआ होती है, लेकिन जो हराम मौत मरे उसके लिए ये दुआ पढ़ना भी मना है। आज मेरे बेटे आसिम जमील का इंतकाल हो गया। एक्सीडेंटल मौत ने माहौल को सोगवार बना दिया। एक्सीडेंटल का भाई, इसने खुदकुशी की है। दुआ करें मेरे बेटे को अल्लाह जन्नत में आला मुकाम अता करे, जबकि खुद कहता रहता था कि हराम मौत मरने वाले को जन्नत का मुंह देखना नसीब नहीं होगा। तो भाई साहब मेरी बात सुने ना, तो मैं क्लियर बात करने का आदी हूं। मेरी आदत है कि मैं जो साफ है वो बात करता हूं। बुरा लगता है तो लगे, मैं तो साफ बता रहा हूं आपको। झुटला सकते हैं तो मुझे झुटलाएं अगर इसमें कोई गलत बात की हो तो। जिस मौलवी ने जिंदगी में उठ के पानी ना पिया हो वो सादगी की बातें करता है। खैर, खस कम जहां पाक, एक मौलवी खत्म हुआ, वरना ये मर जाता है इसका बेटा, ये जो आज मरा है वो इसका बेटा फिर इसकी जगह हमें तबलीग कर रहा होता। पॉलिटिशियंस का बेड़ा गर्क इस तारिक जमील ने किया। नवाज शरीफ के साथ घूमता था, नवाज शरीफ फारिग हुआ तो फौरन इमरान खान के पास जंप लगाई। ख्वाब सुनाता है। मेरी आंख खुली, मैंने देखा कायदे आजम मेरे पास खड़े थे, उन्होंने 2 उंगलियां बढ़ाई, बोला चूसो। मैंने चूसा तो इसमें से गाढ़ा सा रस निकला। मेरी आंख खुली तो उसका मज़ा अभी भी था। अब मौलवी साहब को बोले कि मुरीदों को चेक करे कौन सा मुरीद क्या चुसवा के गया है। बातें करते हैं। एनीवे, अजीज दोस्तों, सॉरी, लेकिन मैं कड़वा सच बोलने का आदी हूँ। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान ने सऊदी अरब से भीख मांगी है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से कहा है कि या शेख या कफ़ील, हम लोग गरीब भूखे मर रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, आप $1 बिलियन का तेल उधार पे दे दें अगले साल जनवरी से दिसंबर तक 2024 तक। ऑलरेडी 2023 के लिए $1 बिलियन के उधार तेल की बात हुई थी। $700 मिलियन का दे चुका है सऊदी अरब सितंबर तक। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन 3 महीनों में बाकी का $300 मिलियन का तेल उधार दे देगा। उधार ऑलरेडी ले चुके हैं, अब एक और उधार $2 बिलियन ऑलरेडी कैश उधार ले चुके हैं। ये सब अभी की बात है, इस साल की। पीछे का सब पड़ा हुआ उधार वो अलग। भीख पे जिंदगी इनकी गुजर रही है। शिकवा कर रहे हैं कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने $3.3 बिलियन देने का वादा किया था, लेकिन इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने अब हमें कहा है कि हमारे पास कैश की शॉर्टेज है, हमारे जो पैसे देने वाले इन्वेस्टर्स होते हैं वो कम हो गए, हमारे पास बहुत शॉर्टेज है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको 250 से $500 मिलियन के दरमियान दे सकें। वो भी दिसंबर में हमारा बोर्ड फैसला करेगा। IMF की टीम 2 नवंबर को नेगोशिएशंस के लिए आ रही है। सब देखेंगे कि कितना इन्होंने अपनी आवाम के ऊपर अत्याचार किया, लेकिन जिस किस्म की फजूल खर्चियाँ कर रहे हैं, 500 मिलियन रुपए का PIA को सब्सिडी दिया हुआ है, अभी दिया इस हफ्ते। जिस किस्म की इनकी फजूल खर्चियाँ हैं और टोटल बर्डन आम पब्लिक पे डाला हुआ है। गैस की कीमत 3 गुना बढ़ा दी, इसलिए कि सर्कुलर डेट को कम कैसे करें। तो भाई साहब, जो एलिट्स को फैसिलिटीज़ दी हुई हैं वो कम कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मसला ये है कि ये जो क्या नाम है इसका, गोल्डमैन सैच्स, इसने कहा है कि पाकिस्तान का रुपया जो स्ट्रॉन्ग हुआ है डॉलर के मुकाबले में पिछले 1 महीने में, वो टेम्परेरी है
और इलेक्शन जूं जूं करीब आएगा पाकिस्तान का रुपया बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। और अभी आर्मी ने जो आर्टिफिशियल लेपातोपी की है जिसकी वजह से ये हुआ है, तो अजीज़ दोस्तों आर्मी छापे मार रही है कार शोरूम पे, मनी चेंजरों के ऊपर, इधर उधर आम आदमी के घरों के ऊपर। आपको पता है दुनिया में जो गोल्ड है पूरी दुनिया का, सरकारों के पास आम आदमी के पास मिला के पूरी दुनिया का जो गोल्ड है ना, उसमें से 11% इंडिया के घरों में है, इंडियन फैमिलीज के पास है, 11% पूरी दुनिया का। तो अब कल को मोदी जी भी निकल पड़े, भारतीय सेना को कहें घर घर जाओ सोना लेके आओ, तो इस तरह की हरकतें करते हैं। इस पे ये डॉक्टर हुमा बकई हैं, उन्होंने कुछ बात की है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्रोग्राम में ये मेरे जुड़े हुए ये हाथ देखें, मैं हाथ जोड़ के कह रही हूं, स्टॉप इंसल्टिंग आवर इंटेलेक्ट। आप हमारी मुस्तकिल बेइज्जती करना बंद करें। कभी ये कह के कि हम पानी के हाइड्रेंट्स पे क्रैक डाउन कर रहे हैं, कभी ये कह कर के हम चीनी की माफिया पे क्रैक डाउन कर रहे हैं, कभी ये कह कर के हम डॉलर नीचे ले आए करेंसी एक्सचेंज वालों के ऊपर क्रैक डाउन करके। मैं आपसे कहती हूँ खुदा का वास्ता हमारी बेइज्जती करना बंद करें। यू नो इट इज लाइक आप समझते हैं कि ना हम सब ने घास खाई भी। अगर ये सब कुछ करना इतना आसान था 4 हफ्ते में, तो 16 महीने सब झक मार रहे थे। और उससे पहले क्या हो रहा था देखिए, ये यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक अभी भी कंटिन्यू करता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इलीट कैप्चर है। अजीज दोस्तों, इकोनॉमी का ये हाल है, लेकिन हमें दर्द है गजा वालों का। हमास टेररिस्ट के लिए हम बेचैन हो रहे हैं। हमें दर्द है खालिस्तानी टेररिस्टों का, हम उनके लिए सब खर्च कर रहे हैं। हम पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों को कत्ल करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करते हैं। अभी साउथ अफ्रीका में मार दिया, कनाडा में मार दिया, स्वीडन में मार दिया। आप देखें ISI कहाँ कहाँ पहुँची हुई है। इसलिए कि बात दरअसल ये है कि जितना पाकिस्तानी सिविलियन ओवरसीज़ में रहता है ना, UK, यूरोप, अमेरिका में, वो सब अपने देश के लिए जासूस का काम करता है। आप चाहे किसी भी पोस्ट पर पहुंच जाएं, आप लंदन के मेयर बन जाएं, आप किसी भी हाई पोस्ट पर पहुंच जाएं, आपकी प्रायोरिटी आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान की टेररिस्ट एक्टिविटीज़, पाकिस्तान की एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी आपकी प्रायोरिटी होती है। ये सब पाकिस्तान के जासूस के तौर पे काम करते हैं। ये सब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स, इस्लामिक पॉलिटिक्स जो इम्पोज की जा रही है उसका हिस्सा होते हैं। भारत का जो NRI होता है ना, जो वो कहता है नहीं भाई हमारा काम नहीं है, हम अपनी जॉब कर रहे हैं फर्स्ट क्लास है। बहुत हुआ तो कोई रिलीजियस फेस्टिवल हो गया, दिवाली आ गई, नवरात्रि आ गई, वो मना लिया, ठीक है, बस इतना हमारा काम है। बाकी ये मोदी जी का काम है। फिर जब बैठेंगे 4 आदमी मिलके तो मोदी ने ये नहीं किया, मोदी ने यार ये अभी तक वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट इम्पोज नहीं किया यार, फार्मर्स प्रोटेस्ट से पीछे क्यों हटे, फार्मर्स बिल वापस क्यों लिया, इस टाइप की बातें करेंगे। खुद अपना क्या किरदार अदा करते हैं ये देख लें आप। यहाँ पे कुछ इंडियन ग्रुप्स ने कई बार प्रोग्राम रखा इसराइल की एम्बेसी के सामने, इसराइल की सपोर्ट के लिए ऐलान करते रहे, बेचारे कोई नहीं किया। यहाँ पे फर्क है इंडियन और पाकिस्तानी उसमें। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान की जो आर्मी है ना, उसने फुल फ्लेज मार्शल लॉ से ज़्यादा मार्शल लॉ लगाया हुआ है, हर चीज़ पर कंट्रोल हासिल किया हुआ है। अभी आपको बताया था कि नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का चीफ आर्मी जनरल को बनाया है, हाजिर सर्विस आर्मी जनरल, और 4 ऑफिसर्स आर्मी के हाजिर सर्विस भी नैब को दे दी हैं। जबकि नैब के रूल्स एंड रेगुलेशंस में है कि आर्मी ऑफिसर्स और जजेस के ऊपर करप्शन के केस नहीं बन सकते, चाहे आपके पास प्रूफ है, लेकिन करप्शन के फैसले करेगा आर्मी हाजिर सर्विस ऑफिसर। अब आप हद देखें
कि इस्लामाबाद में 2 बड़े हॉस्पिटल हैं सरकारी, एक पिम्स हॉस्पिटल है, एक पॉलीक्लिनिक है। दोनों के हेड के लिए आर्मी के हाजिर सर्विस ऑफिसर को लगा दिया गया है। मतलब अब हॉस्पिटलों के चीफ भी आर्मी ऑफिसर, हर चीज में आर्मी ऑफिसर। ये मार्शल लॉ नहीं तो और क्या है। और खुद लूट मार कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, छापे इधर उधर मार रहे हैं, अपना नहीं देख रहे। ये अल्ताफ भाई हैं MQM के, इनसे अभी वजाहत ने इंटरव्यू लिया इनके ऑफिस जाके लंदन, उसमें उन्होंने ये 1 मिनट की बात की है, जरा सुनिए। ये बाय द वे, ये आप जब से इधर लंदन में हैं, ये पैदा भी नहीं हुए थे। ये वो बच्चे हैं। अच्छा चलिए कहाँ साहब, आप मुझे बताइए कलाशनकोव कराची में बनती है? अब आ जाइए, देखिए सवाल किया है तो जवाब देना पड़ेगा फिर आपको। मैं आपके हर सवाल का जवाब बड़े सुकून से दे रहा हूँ। बिल्कुल दीजिए। कराची में कलाशनकोव बनती है? बड़ा नहीं बनती, हमारे इलाके में बनती है। कहाँ बनती है? ऊपर बनती है, ऊपर बनती है। अच्छा, वहां से कराची का फासला कितना है? बहुत दूर है, बहुत दूर। अंदाजन तकरीबन 1000 मील। 1000 मील है। तो 1000 मील पे जो नाके बने हुए हैं कराची तक, वहां चेकिंग कौन करता है? फौज, FC, पुलिस, रेंजर। कितने होंगे अंदाजन? हजारों में होंगे। अल्ताफ हुसैन कलेशनकोव खरीदे तो जुर्म, और वहां से कलेशनकोव कराची तक आए और सारी चौकियों पे जहां फौजी बैठे हों वो उन्हें न रोक पावे, उन पर कोई जुर्म नहीं। अजीज दोस्तों, इस मुल्क में सबसे करप्ट, सबसे गंदी जो एंटिटी है ना, वो पाकिस्तान आर्मी है, पंजाबी आर्मी। सिर्फ लूट मार करते हैं, स्मगलिंग की बात करते हैं। बलूचिस्तान से अरबों डॉलर की स्मगलिंग होती है। देखें, एक है जुल्फ़िकार मक्सी, ये बलूचिस्तान का नवाब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और ये गवर्नर भी रहा है, और ये आर्मी के पीरियड्स में ज़्यादातर गवर्नर रहता है, और करप्ट तरीन आदमी है बलोच है। क्योंकि जो बलोच में रूल करता है ना, चाहे वो मिनिस्टर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, वो आर्मी के बूट चाटने वाले होते हैं, नंबर 1। और फिर जो आर्मी रूल में जब उनका गवर्नर बनाओगे आप बलूचिस्तान का, तो डेफिनेटली वो आपका अपना बच्चा होगा। तो ये जुल्फ़िकार मक्सी गवर्नर भी रहा है, कई हाई पोस्ट पे रहा है मुख्तलिफ दौरों में। ये खुल के कह रहा है कि आर्मी स्मगलिंग दूसरी सारी चीज़ों में शामिल है। इसको पूछा गया कि तुम, बोला मुझ पे भी करप्शन का केस बना, मैं जेल भी गया, लेकिन फिर मैं वापस गवर्नर बना। कैसे? तो आर्मी, जाहिर है। इसकी बात सुने आप हैरान रह जाएंगे। इट्स अ नेशन ऑफ करप्ट पीपल, व्हाट डू यू डू अबाउट इट? I don't हर चीज पे आप कमीशन लेते हैं। आपने एक जहाज खरीदना, उसमें भी कमीशन है, एक किश्ती खरीदना, उसमें भी कमीशन है। गंदम अपनी बाहर बेच देते हैं आप, चावल अपना बाहर बेच देते हैं, फिर महंगे दामों पे मंगा लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप इसमें? So we sit back and just watch it all and we look amused. हम बड़ी खुशी से खाली टीवी पे आ जाते हैं, बातें कर लेते हैं, इंटरव्यूज दे देते हैं, खत्म, दैट्स ऑल वी डू। किसको क्या हुआ आज तक मुझे बताएं? व्हाट हैव वी डन? आप इस वी के अंदर अपने आप को भी इंक्लूड कर रहे हैं। Yes, I say I'm part of it. I'm not out of it. And you're okay with that? I've been to the NAB. Do you know that? I've been jailed. I've been fined Apparently, I mean, you know. on corruption charges. And here I am sitting as a governor. कि आप 2 मिनट खुद सोचें कि अगर इस मुल्क में ये हो सकता है तो कौन सी चीज़ें नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ, मैं खुद नैब ज़दा हूँ, आज गवर्नर बन के बैठा हूँ। अब खुद कंक्लूड कर लें कि इस मुल्क में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। आप असल में ये मैसेज देना चाहते हैं पूरी कौम को और अपने सारे बलूचिस्तान के लोगों को? अब वो मैसेज कोई मेरा सुनने के लिए तैयार हो तो सुन ले, नहीं सुनने के लिए तैयार तो ना सुने। बट दैट्स द रियलिटी। ये रियलिटी, ये हकीकत कभी चेंज होएगी? कौन सी हकीकत चेंज होगी? जिस हकीकत का आपने अभी बड़े खुलेआम बयान किया, बड़ी ऑनेस्टली बयान किया। आपने चेंज होते देखा 60 साल में?
61 साल में तो नहीं देखा, मगर बस, आगे आपको क्या लगता I है? hope you see it. That's all I can say. What will it take? I wouldn't know. You be the judge yourself. Everybody is a purchasable commodity. Everybody has his price. That's the way this world moves. अजीज दोस्तों, आखिरी खबर आपके साथ शेयर करूंगा कि चाइना के एक प्राइम मिनिस्टर थे ली केक्यांग, वो मर गए और उनके मरने पे पाकिस्तान का आर्मी चीफ से लेके प्रेसिडेंट से लेके हर आदमी टसवे बाहर आए जैसे इनका बाप मर गया और पता नहीं क्या किया। तो मैंने देखी ना जब पोस्ट जिसमें जलील अब्बास जिलानी जो इस वक्त आर्मी का फॉरेन मिनिस्टर है, उसने बड़ी लंबी चौड़ी ट्वीट की कि मैं जब फॉरेन सेक्रेटरी था तो मैं 2013 में मैंने आपको पाकिस्तान की दावत दी थी, आप पाकिस्तान आए थे वगैरह वगैरह, आप हमारे माई बाप हैं वो। तो मुझे एक फ़िल्म याद आ गई, दयावान फिल्म में विनोद खन्ना एक करप्ट पुलिस ऑफिसर अमरीश पुरी को मार देता है। तो उस अमरीश पुरी का एक बेटा था जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट का शिकार था, तो वह सबके सामने जाके एक बात करता था, मेरा बाबा मर गया, मेरा बाबा मर गया। मुझे ये ट्वीट देख के वो डायलॉग याद आ गया कि इस वक्त सारे पाकिस्तानी कह रहे हैं मेरा बाबा मर गया। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।